नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लासेस में रेसिस्टर और रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। हम यूनिट 1 स्टार्ट कर चुके थे डीसी सर्किट। ठीक है, जो भी अभी तक वीडियोज़ नहीं देखा है, जहाँ प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है वहाँ से पहले का लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आइए आज हम स्टडी करते हैं दूसरा सर्किट एलिमेंट इंडक्टर। रेसिस्टर हम अच्छे से स्टडी किए थे, सीरीज पैरेलल देखे थे, रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी देखे थे, माइक्रो लेवल पे सारी चीज़ें हमने समझ रखी थी। आज हम जो सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट देखने जा रहे हैं इंडक्टर, और इसके बाद और एक एलिमेंट है कैपेसिटर। आज हम इंडक्टर अच्छे से समझेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में कैपेसिटर देखेंगे और कैपेसिटेंस और कैपेसिटर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, इंडक्टर से पहले हम छोटा सा टॉपिक है समझाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ऐसा है कि ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिक लेवल है, हमको बहुत इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एडवांस में नहीं जाना है, क्योंकि ये कोर्सेज सभी लोगों के लिए है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे हाई स्टैंडर्ड में जाएंगे दूसरे ईयर्स में तो और अच्छे से इसको स्टडी करेंगे, बट हम एक ऐसा पढ़ेंगे कि जो सभी लोगों को समझ में आ जाए और बहुत एडवांस भी ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है? सबसे मिनिमम डिफरेंस जो हम समझेंगे, अगर कोई हमारे पास चार्ज है, किस तरीके का चार्ज? स्टेशनरी चार्ज। स्टेशनरी चार्ज मतलब चार्ज हमारा क्या है? रेस्ट में है। चार्ज हमारा किस में है? रेस्ट मोड में है, मोशन में नहीं है। तो जब भी हमारा चार्ज रेस्ट पीरियड में होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। बस अभी इतना समझना है कि जो स्टेशनरी चार्ज होता है, जो चार्ज मोशन में नहीं होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? जो चार्ज मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बहुत नोट करने की जरूरत नहीं है, रफली नोट कर सकते हैं हम। हैंड रिटन डिटेल नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे बस फोकस होना चाहिए समझने पे, समझे कैसे हम कॉन्सेप्ट को, ताकि जब हम स्टडी करें एग्जाम से पहले तो हम याद जल्दी कर सकते हैं। जब तक हम अच्छे से समझेंगे नहीं, याद करने में उतनी ही कठिनाई होगी हमें। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो स्टेशनरी चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो मूविंग चार्ज होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। बेसिक डिफरेंस। अब आइए आगे समझते हैं। मूविंग चार्ज, पिछले क्लासेस में जैसा कि हमने बताया था कि मूविंग चार्ज की वजह से क्या होता है? मूविंग चार्ज कॉजेस करंट। मूविंग चार्ज कॉजेस इलेक्ट्रिक करंट। पिछली क्लास में हम ऑलरेडी बता चुके थे कि मूविंग चार्जेस कॉजेस इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है तो जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा? राइट टू लेफ्ट, फ्लोइंग ऑफ चार्ज, फ्लोइंग ऑफ करंट। ठीक, इतनी बात समझ में आई? मतलब ये कैसा चार्ज था? फ्लोइंग चार्ज मतलब मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, स्टेशनरी चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और स्टेशनरी चार्ज से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज मतलब करंट का फ्लो होना। मतलब हम एक रिलेशन ये बता सकते हैं कि जो हमारा करंट है, करंट मतलब तो मूविंग चार्ज हो गया। करंट कैसे फ्लो करेगा? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। मतलब हमारा करंट कैसे आया? मूविंग चार्ज की वजह से आया। मतलब अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि करंट क्या है? मूविंग चार्ज की वजह से करंट फ्लो हुआ, तो इस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन होता है थंब रूल। जैसे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो है उस डायरेक्शन में हम थंब करेंगे और बाकी क्या करेंगे? कर्ल फिंगर क्या बताएंगे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट।
क्या हुआ, ऊपर से नीचे, ठीक। मतलब हमें ये चीज समझ में आया कि जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारे पास कोई सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर है आई, उसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हुआ। अगर हम क्या करते हैं, इसी कंडक्टर को इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, क्या कर दिए हम, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए। जब हम किसी कंडक्टर को नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं या इस फॉर्म में बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉइल। क्या बोलते हैं, कॉइल। इसी कंडक्टर को क्या कर लिए हैं, ये सिंगल टर्न है, ये सिंगल टर्न मतलब सिंगल कंडक्टर, और ये क्या है, कॉइल के फॉर्म में है। नंबर ऑफ टर्न्स एज्यूम कर लेते हैं, इसमें क्या है, n, 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है। ये क्या हो गया, कॉइल के फॉर्म में। अब जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, जब अब कॉइल में करंट फ्लो होगा, है तो सब कंडक्टर ही, तो कॉइल की वजह से, नंबर ऑफ टर्न बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो इसमें क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड। क्यों, क्योंकि सिंगल कंडक्टर है। ये तो हमें बात समझ में आ गई कि क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे होगा, ये साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किए थे। एक कंडक्टर लिए, उसमें करंट फ्लो कराएं, ठीक, उसके बगल में क्या किए, आयरन के पीसेस लिए, एकदम बारीक आयरन के पीसेस लिए, तो मैग्नेट तो क्या हुआ, जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, तो आयरन के पीसेस क्या हुए, अट्रैक्ट होने लगे। जैसे सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक कंडक्टर लिया गया, उसमें करंट फ्लो कराया गया बैटरी लगा के, तो उसमें ये देखा गया कि जैसे ही उसमें करंट फ्लो हुआ, तो जो आयरन के पीसेस हैं वो अट्रैक्ट होने लगे पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये समझ में आ गया वहाँ से कि नहीं, करंट जब फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। सिंगल कंडक्टर से जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जब उसके हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड और भी ज़्यादा क्या होने लगेंगे, प्रोड्यूस होने लगेंगे। मतलब कॉइल बनाने से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसमें हो गया। दो तरीके का मैग्नेट आता है, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कुछ मैग्नेट देखे होंगे आप लोग कि जो कि एक फिक्स रहता है, एक पर्टिकुलर शेप का रहता है, वो फिक्स रहता है, उसको हम कहीं भी ले जाके अट्रैक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी हटा सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जो कि करंट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब तक उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तब तक वो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, जब उसमें करंट फ्लो नहीं होगा तो उस मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो करेगा। तो ये सब कैसी बात हो रही है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात हो रही है यहाँ पे। सब कैसी बात हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की। तो हम अभी तक ये समझें कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर उसी करंट कैरिंग कंडक्टर के हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को ही हम क्या बोलते हैं, अब एक नया टर्म आता है, एक एक टर्म समझते चलेंगे तभी हमको लास्ट में इंडक्टर, इंडक्टेंस, ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी हम मशीन्स पढ़ेंगे आगे की यूनिट में, सब में मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हर एक जगह क्या लगता है, कॉइल यूज होता है। तो एक टर्म आता है फ्लक्स, क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। जो मैग्नेटिक फील्ड था, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है कॉइल के फॉर्म में, इसमें करंट फ्लो हुआ आई, यहाँ से क्या हुआ, आई निकल गया, इसकी वजह से क्या है, फील्ड हुआ।
फील्ड का मतलब क्या हुआ, इमेजिनरी लाइंस निकली हैं, फील्ड के फॉर्म में इमेजिनरी लाइंस निकली हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्लक्स। फील्ड बोले या फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड बोले या मैग्नेटिक फ्लक्स, दोनों नाम एकदम सेम है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब समझ गए कि जो कि करंट देने पे आजू बाजू जो एरिया में फील्ड जनरेट होगा, जो इमेजिनरी लाइंस होंगी, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों एक ही चीज़ है, हमको नेम से कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, वेबर, WB वेबर, पूरा नाम क्या होता है, वेबर। SI यूनिट, कैसी यूनिट है ये मैग्नेटिक फ्लक्स की, SI यूनिट। ठीक, सिंगल कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, सिंगल कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर फाई है, तो जब हम नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ाएंगे तो क्या बोले, जब हम नंबर ऑफ कंडक्टर, जब नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं, तो फ्लक्स भी बढ़ रहा है। सिंगल कंडक्टर के कंपैरिजन में अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो हमारे फ्लक्स भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं, एक हो गया सिंगल कंडक्टर से फ्लक्स अगर फाई है तो नंबर ऑफ कंडक्टर से फ्लक्स क्या हो गया, N फाई। नंबर ऑफ कंडक्टर से जो फ्लक्स हो गया N, नंबर ऑफ जो कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न अगर N है तो उससे फ्लक्स कितना हो गया, N फाई। ठीक, अभी तक कितनी बात समझ में आई, करंट से फील्ड बना, कॉइल होने से क्या हुआ, फ्लक्स और जनरेट हो गया। अब हम आते हैं फैराडेज लॉ पे। अब हम इतनी चीज़ें जब समझ में आ गई हमको, फ्लक्स क्या होता है, फील्ड क्या होता है, N फाई क्या होता है, तो अब हम समझेंगे फैराडेज लॉ। मैग्नेटिक फ्लक्स का और डेफिनेशन है जो नोट्स में दिया रहेगा कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई स्मॉल एरिया लेते हैं तो वहाँ से जो नंबर ऑफ इमेजिनरी पर यूनिट एरिया से जितनी लाइन पास होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये डेफिनेशन की बात है, ये नोट्स में सब मेंशन रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं फैराडेज लॉ पे। फैराडेज लॉ समझेंगे तभी हमको इंडक्टर इंडक्टेंस अच्छे से समझ में आएगा। एक बार की चीज़ है, एक बार समझ गए तो फिर हमेशा के लिए हो जाएगा। फैराडेज के दो लॉ हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ भी देखेंगे, फिर फैराडेज सेकंड लॉ देखेंगे। फैराडेज क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है, उसमें क्या करंट आई, इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या है, N, कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N, तो इसमें फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, फ्लक्स कितना लिंक करेगा, इसमें फ्लक्स कितना लिंक करेगा। ये कंडक्टर है, ये क्या है, ये कंडक्टर है, कॉइल के फॉर्म में है। ठीक, तो इसमें से क्या निकलेगा, फ्लक्स करेंट, सब में करंट फ्लो होगा इस तरीके से, सब में कॉइल में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से फ्लक्स होगा, और जो फ्लक्स होगा करंट की वजह से वो कितना हो जाएगा, N फाई, जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंकेज। N फाई मतलब जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है N फाई, जो फ्लक्स है ये कंडक्टर की वजह से तो फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसी से तो फ्लो निकल रहा है, इमेजिनरी लाइंस। तो जब उसमें से निकल रहा है तो क्या कर रहा है, इस कंडक्टर को कट कर रहा है, इस कंडक्टर को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है, इससे कट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज इक्वल्स टू N फाई। तो फैराडेज ये कहते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में अगर करंट I फ्लो हो रहा है और उससे फ्लक्स लिंकेज N फाई है, तो इस कंडक्टर के अलोंग एक EMF जनरेट होगा। इस कंडक्टर के अलोंग क्या जनरेट होगा, वोल्टेज। क्या जनरेट होगा, वोल्टेज या EMF।
इसकी वैल्यू क्या होगी, E इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। क्या होगी, इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिस डी फाई बाई डी टी का क्या मतलब हुआ, जिस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर डी फाई बाई डी टी ज़्यादा होगा तो ईएमएफ क्या प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब जो करंट, फ्लक्स कैसे चेंज होगा, करंट की चेंज होने की वजह से होगा। तो जब इसमें करंट चेंज होगा, कांस्टेंट करंट नहीं, क्योंकि कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स कब कांस्टेंट होगा, जब करंट कांस्टेंट होगा। फ्लक्स आया कहाँ, करंट से आया फ्लक्स। तो जब ये फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ईएमएफ कब प्रोड्यूस होगा, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, टाइम के साथ फ्लक्स चेंज करेगा, ना कि टाइम के साथ फ्लक्स कांस्टेंट हो। तो यही हमारा फैराडेज लॉ बोलता है कि जब किसी भी कंडक्टर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो उसके अक्रॉस क्या जनरेट होगा, वोल्टेज या ईएमएफ। E इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी। ठीक, अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडेज सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फैराडेज सेकेंड लॉ एक तरीके से लेंज लॉ है। क्या है, लेंज लॉ। लेंज भी साइंटिस्ट है, उन्होंने ये कहा, पहली बात तो हो गई कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, क्योंकि करंट से तो फ्लक्स आ रहा है, तो जिस रेट से फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। अगर ज़्यादा रेट से चेंज होगा तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, कम रेट से होगा तो ईएमएफ कम होगा। मतलब जैसे ही फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। लेंज लॉ ये बोलते हैं कि जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, जो ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बाय फैराडेज लॉ, वो क्या होगा, वो अपोज करेगा किसका, कॉज का, किसका, ईएमएफ का। मतलब ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ये इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि ईएमएफ प्रोड्यूस होने का जो कॉज है उसी को अपोज करेगा। ईएमएफ प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है, फ्लक्स का चेंज होना, फ्लक्स का चेंज होना। तो फ्लक्स का चेंज होने को अपोज करेगा, मतलब वो चाहेगा कि फ्लक्स कांस्टेंट रहे, फ्लक्स चेंज ना हो, एक कांस्टेंट फ्लक्स रहे। तो फैराडेज ने बोला कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो क्या चाहेगा कि कॉज का अपोज करे। ईएमएफ ये चाहेगा कि जिसकी वजह से हम प्रोड्यूस हुए हम उसी का अपोज करें। किसकी वजह से प्रोड्यूस हुए, फ्लक्स के बदलने की वजह से। तो लेंज ने ये कहा कि जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो चाहेगा कि फ्लक्स ना बदले, फ्लक्स क्या रहे, कांस्टेंट। ये लेंज लॉ होता है। मतलब फैराडेज सेकेंड लॉ बोल सकते हैं या इसको हम लेंज लॉ बोल सकते हैं। तो अभी तक दो चीज़ें हमें समझ में आई कि फैराडेज फर्स्ट लॉ से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है तो क्या प्रोड्यूस होगा उसके क्रॉस, ईएमएफ। कांस्टेंट फ्लक्स नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो फ्लक्स समय के साथ बदल रहा हो, जो फ्लक्स समय के साथ बदल रहा हो। मतलब 1 सेकंड में 2 वेबर है तो 2 सेकंड में 4 वेबर रहे, 3 सेकंड में 10 वेबर रहे, समय के साथ क्या बदल रहा है। ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में 2 वेबर है तो दूसरे सेकंड भी 2 वेबर है, तो कैसा फ्लक्स हो जाएगा, कांस्टेंट फ्लक्स हो जाएगा। फ्लक्स हमारा समय के साथ बदलना चाहिए। तो जब फ्लक्स हमारा समय के साथ बदलेगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ। लेंज ने बोला कि ईएमएफ तो प्रोड्यूस होगा, वो बात सही है, लेकिन जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो अपने अपोज का, अपने उसका अपोज करेगा, अपने कॉज का अपोज करेगा। कॉज क्या था, फ्लक्स का बदलना, उसी का अपोज करेगा। तो इसको अगर मैथमेटिकली लिखते हैं एग्जाम में, बस इतना ही लिखना है, E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये माइनस साइन कहाँ से आया, लेंज लॉ की वजह से। ठीक है, मोटा मोटा अभी तक क्या बात हुई, अभी तक बात इतनी हुई कि करंट रहेगा किसी कंडक्टर में तो फील्ड जनरेट होगा। ठीक, वो फील्ड को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। अगर वो एन कॉइल से पास हो तो फ्लक्स लिंकेज बोलते हैं। और अगर उसी करंट को हम बदलते हैं तो हमारा फ्लक्स बदलेगा। अगर हमारा फ्लक्स बदलेगा तो उसके क्रॉस क्या हो जाएगा, उस कंडक्टर के क्रॉस एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा।
और लेंज लॉ ये बोलता है कि जो वोल्टेज जनरेट होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा, वोल्टेज जनरेट जो होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा। तो 2-3 चीज़ें यहाँ से समझ में आई। अब हम बढ़ते हैं इंडक्टेंस के तरफ। ठीक, घबराना नहीं है नोट्स को लेके, ये सारी चीज़ें नोट्स में अवेलेबल रहेगा। अभी बस यहाँ पे बस समझते चलना है। अभी तक हम यही बोले, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही तो होगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा उससे ही फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि हम बताए थे कि करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का ही नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। अगर n नंबर ऑफ टर्न में फ्लक्स है तो क्या होगा, n फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सिंगल कंडक्टर का फ्लक्स था, ये n नंबर ऑफ कंडक्टर का कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न थे, उसमें फ्लक्स था n फाई। तो क्या लिख सकते हैं, n फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। n फाई को ही हम साई बोलते हैं, बहुत जगह बुक्स में देखेंगे साई मतलब n फाई, फ्लक्स लिंकेज, इसी का नाम होता है फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, सीधा सीधा समझना है कि अगर एक कंडक्टर में फ्लक्स n है तो नंबर ऑफ टर्न, एक टर्न में फ्लक्स n है तो नंबर ऑफ टर्न में फ्लक्स लिंकेज कितना होगा, n फाई होगा। अगर एक कंडक्टर का जो फ्लक्स कट करेगा, फाई कट करेगा, तो अगर नंबर ऑफ टर्न से फ्लक्स तो n फाई क्या करेगा, उस कंडक्टर को कट करेगा, उसमें से निकलेगा भी और उस कंडक्टर को क्या करेगा, कट भी करेगा, क्योंकि फ्लो तो ऐसे ही होना है, फ्लो जो है इसी तरीके से होना है। तो क्या कर रहा है, कंडक्टर को कट कर रहा है। ठीक, फ्लक्स लिंकेज, जो फ्लक्स लिंक करता है n फाई। यहाँ तक बात समझ में आई। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी क्या आ गया, इक्वल्स टू एल आई। क्या आया, एल आई। जैसे ओम्स लॉ में प्रोपोर्शनैलिटी हटा था तो आर आया था रेसिस्टेंस, उसी तरीके से यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो क्या आएगा, एल आई। तो यहाँ से एक इंडक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा एल इक्वल्स टू एन फाई बाई आई, या बोल सकते हैं साई बाई आई। ये हो गया हमारा इंडक्टर। यहाँ से क्या आया, हमारा इंडक्टर का टर्म आया एल इक्वल्स टू एन फाई बाई आई या साई बाई आई। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी इंडक्टर की, हेनरी। हेनरी होगी, हम एच लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेनरी, एच लिख दिए। ठीक, अब हम आगे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E इक्वल्स टू एन According to Faraday's law, E equals to n d phi by dt, n d phi by dt। ऐसे कर सकते हैं, E equals to डी साई बाई डी टी। साई इक्वल्स टू क्या होता है, एल आई। साई इक्वल्स टू एल आई या साई, हम इसको भी लिखे थे, एन फाई को लिखे थे, साई मतलब एन फाई, तो उसको क्या लिख सकते हैं, साई इक्वल्स टू एन फाई मतलब एन डी फाई बाई डी टी। अभी हम क्या लिखे हैं, ई इक्वल्स टू डी साई बाई डी टी, मतलब जो ईएमएफ होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर होगा। जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आया है, यहाँ से साई इक्वल्स टू एल आई निकल के आया है। यही टर्म देखिए, एन फाई मतलब साई, तो साई इक्वल्स टू एल आई। इस स्टेटमेंट से, इस इक्वेशन से देखिए हम क्या बोल रहे हैं, साई किसको बोले हैं, एन फाई को, मतलब एन फाई की जगह अगर साई लिखते हैं तो क्या साई इक्वल्स टू एल आई, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, ई इक्वल्स टू डी एल आई बाई डी टी। अब क्या है, इंडक्टेंस एल कांस्टेंट, तो बाहर एल डी आई बाई डी टी।
अगर लेंज लॉ को यूज करें तो फाइनल इक्वेशन क्या लिखेंगे, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। निगेटिव साइन क्यों आया, लेंज लॉ की वजह से। मतलब हमें ये समझ में आया, देखिए अब हम थोड़ा इसको रिलेट करते हैं। हमें ये समझ में आया कि ये हमारे पास जो इंडक्टर है, इसका हम क्या नाम दिए, इंडक्टर। क्या नाम दिए, इंडक्टर। ये जो हमारे पास इंडक्टर है, वो जो इंडक्टर है किस चीज़ का अपोज कर रहा है, चेंज ऑफ करंट का अपोज कर रहा है। देखिए E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। जब इसमें चेंज ऑफ करंट हो रहा है, मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स, तो जब इसमें चेंज ऑफ करंट की वजह से ही तो चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। तो जब इसमें चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है इसके क्रॉस, ईएमएफ। मतलब हम ये निकालें कि जो इंडक्टर है हमारा, वो क्या चीज का अपोज कर रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स या चेंज ऑफ करंट। इंडक्टर अपोजेस चेंज ऑफ फ्लक्स। दोनों चीज सेम है, चेंज ऑफ फ्लक्स या चेंज ऑफ करंट। क्यों, क्योंकि चेंज ऑफ फ्लक्स किसके वजह से हुआ, चेंज ऑफ करंट की वजह से। क्योंकि फ्लक्स कहाँ से आया, करंट से ही आया। तो हम ये बोलें कि इंडक्टर अपोजेस चेंज ऑफ फ्लक्स। इंडक्टर क्या किया, अपोजेस चेंज ऑफ फ्लक्स। यहां से भी दिख भी रहा है, E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी के आगे माइनस साइन लग गया, मतलब चेंज ऑफ करंट को अपोज कर रहा है, मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज कर रहा है। ठीक, फ्लक्स को नहीं अपोज कर रहा है, चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज कर रहा है। लेकिन जो हमारे पास इससे पहले एलिमेंट था रेसिस्टर, वो क्या करता था, रेसिस्टर अपोजेस करेंट। रेसिस्टर क्या अपोज करता था, इससे पहले जो एलिमेंट पढ़े थे, करेंट अपोज करता था। इंडक्टर क्या अपोज किया, चेंज ऑफ करेंट या चेंज ऑफ फ्लक्स। इसमें चेंज का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, बट इंडक्टर में क्या था, चेंज का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इतनी चीज हुई इंडक्टर के बारे में, इतना मोर देन सफिशिएंट है बेसिक लेवल पे। और इसमें एक दो फॉर्मूले और लिख लेते हैं। पावर और एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल है। अगर हम इंडक्टर करें, रेसिस्टर के अंदर पावर देखे थे, क्या था रेसिस्टर के अंदर पावर, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर बाई आर, पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई होता ही है। तो इंडक्टर के अंदर जो पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर। कौन सा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे पावर, वी टी इंटू आई टी, ये पता है हमको। और वी टी क्या है, एल डी आई टी बाई डी टी। वी टी क्या है, ये मैं बोले चाहे वी टी बोले, एल डी आई बाई डी टी इंटू आई टी। ठीक, ये हमारा कैसा पावर हो गया, इंस्टेंटेनियस पावर हो गया इंडक्टर के अंदर। इंडक्टर के अंदर एनर्जी क्या होता है, क्या करते हैं एनर्जी के लिए, पावर को इंटीग्रेट कर देते हैं। एनर्जी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो बस रिजल्ट याद रखना है, क्या, हाफ एल आई स्क्वायर। ये इंडक्टर के अंदर एनर्जी और पावर का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये इंडक्टर टॉपिक हो गया। अच्छे से समझें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या है, फैराडेज सेकंड लॉ क्या है, इंडक्टर क्या है, इंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को ही हम इंडक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टर की कौन सी प्रॉपर्टीज, फ्लक्स को अपोज करने वाली प्रॉपर्टीज, चेंज ऑफ करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी, फ्लक्स को नहीं, चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं इंडक्टेंस। रेसिस्टेंस क्या मतलब, चेंज ऑफ करंट की अपोज करने वाले, करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो अभी तक सारी चीज़ें समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो हम जो पहला टॉपिक था इसका, पहले यूनिट का पहला टॉपिक सर्किट एलिमेंट, वो हम अगले क्लास में वाइंड अप कर देंगे। ओके, थैंक यू।